नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी सुनकर आपका भी दिल तड़प उठेगा, इसलिए इस कहानी में अंत तक बने रहें। मेरी माँ अंधी थी। मैं जब घर आता तो मेरी माँ मुझे कहती कि बेटा तू फिर से आ गया, अभी थोड़ी देर पहले तो आया था। मुझे लगता कि मेरी माँ को पता नहीं क्या हो गया है। एक दिन मैं घर जल्दी आ गया और मैंने जैसे ही घर में पैर रखा तो वहाँ का नज़ारा देखकर मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन सरक गई, क्योंकि मेरी पत्नी तो किसी आदमी के साथ। मैं रोज़ की तरह शाम को 8 बजे ऑफिस से घर वापस आ गया था। घर में घुसते के साथ मैंने ज़ोर से आवाज़ लगाते हुए अपनी माँ को पुकारा। मेरी माँ जो अपनी चारपाई पर सो रही थी, मेरी आवाज़ सुनकर वो जल्दी से उठ गई। उनके चेहरे के हाव भाव देखकर मैं बहुत चिंतित हो गया था। मैं अपनी माँ के पास जाकर बैठ गया। मेरी माँ अंधी थी, इसलिए वो मेरा चेहरा छूकर देखने लगी। मुझे वो पहले से ज़्यादा कमज़ोर नज़र आ रही थी। मुझे वो घर में देखकर उन्होंने कहा, बेटा सब ठीक तो है ना? इतनी जल्दी वापस आ गया, कहीं कुछ भूल तो नहीं गया तू? माँ की बात सुनकर मैं आश्चर्य से माँ का चेहरा देखने लगा। मैं तो सुबह के 8:30 बजे से घर से निकल गया था और अब वापस आया था। मैं उनके पास गया और उनके माथे पर चुंबन करके कहा, माँ मैं तो सुबह का गया था और अब घर वापस आ रहा हूँ। मेरी बात सुनकर वो आश्चर्यचकित हो गई और फौरन बोली, नहीं बेटा, तकरीबन आधे घंटे पहले तू मेरे पास बैठकर मुझसे बातें कर रहा था और फिर कविता से बात करके तुम किसी काम से बाहर निकल गए। मैं हैरत से अपनी माँ की तरफ देखने लगा। आखिर वो मुझसे कहना क्या चाहती थी? इतने में मेरी पत्नी रसोई में से खाना लेकर बाहर निकली और दुखी आवाज़ में कहने लगी, नीलेश अब तुम समझाओ माँ जी को, मेरी तो वो कोई बात ही नहीं सुनती। अभी मैं दूसरी बार उनकी पसंद का खाना बनाकर ला रही हूँ। अब तुम उन्हें समझाने की कोशिश करो। बार बार भूल जाती हैं और कहती हैं कि तूने कब मुझे खाने को पूछा। वो तो नीलेश है जो मुझे खाने को पूछ लेता है, जो कि तुम अभी आए हो। अपनी पत्नी की बात सुनकर मैंने उदासी से अपनी माँ को समझाया कि माँ तुम वक्त पर खाना और दवाइयाँ क्यों नहीं ले लेती? इतनी अच्छी और देखभाल करने वाली बहू तुझे मिली है, फिर भी तुम अपना ध्यान नहीं रखती। मेरी माँ की बहुत ज़्यादा उम्र हो गई थी, जिसकी वजह से उन्हें भूलने की आदत हो गई थी। मेरी माँ कुछ देर के लिए चुप हो गई और फिर बोली कि मेरा दिल तेरे हाथ से खाना खाने को करता है। सिर्फ इसलिए मैंने शायद बहू को खाना खाने के लिए ना कह दिया होगा, मुझे याद नहीं। माँ की बात सुनकर मैं हंसने लगा और उन्हें खाना खिलाने लगा। मेरी माँ ने आंखों की रोशनी खो दी थी, तो कुछ भी देख नहीं सकती थी, लेकिन सब महसूस कर लेती थी। मेरे दिमाग में माँ के वही शब्द चल रहे थे, क्योंकि ये तीसरी बार था जब मेरी माँ ने मुझे ऐसा कहा था। इससे पहले भी ऐसा हुआ था। मुझे सोच में खोया हुआ देखकर मेरी पत्नी मुझसे पूछने लगी, तो मैंने उसे अपनी माँ की उन बातों के बारे में बताया। तो उसने नज़र घुमाते हुए गहरी सांस ली और फिर मुझसे कहा, नीलेश तुम्हारे आने से पहले वो गहरी नींद में सो रही थी। उनकी बहुत उम्र हो गई है। उन्होंने जो सपने में देखा होगा उसी को सच मानकर वो तुमसे ऐसा कह रही होंगी। अब देखो ना, वो खुद ही तो कह रही थी कि उन्हें कुछ याद नहीं कि मैंने उन्हें खाने के लिए पूछा है। अपनी पत्नी की बात के ऊपर से उस वक्त मैंने हाँ में सिर हिला दिया। दूसरे दिन जब मैं काम पर से घर वापस आया तब बहुत अजीब घटना बनी। मेरी माँ छत पर सीढ़ियों के नज़दीक खड़ी हुई थी और माँ मुझे आवाज़ लगाते हुए कह रही थी कि नीलेश बेटा, मेरे पैर में बहुत ज़ोर से दर्द शुरू हो गया है। अभी और कितनी देर तक मुझे यहाँ खड़े रहना पड़ेगा? कविता बहू, मुझे थोड़ा सहारा देकर मुझे चारपाई तक ले जा। नीलेश पता नहीं कहाँ चला गया, मुझे यहाँ अकेले छोड़कर। मेरा दिल धक से हो गया था। अगर माँ एक कदम भी और बढ़ाती तो वो उन सीढ़ियों पर से नीचे गिर सकती थी। मैं तुरंत दौड़कर माँ के पास पहुँचा और उन्हें वहाँ से हटाया। पर सवाल तो ये था कि माँ वहाँ ऊपर तक पहुँची किस तरह थी। माँ ने सीढ़ियों पर से उतरते वक्त तुरंत ही मुझे गुस्से से कहा कि मैं पिछले 1 घंटे से यहाँ पर खड़ी हूँ, पर तू न जाने मुझे छोड़कर कहाँ गायब हो जाता है। ना तो बहू मेरी कोई बात का जवाब देती है और ना तो तू। माँ की बात सुनकर मैं चौंक गया था। मैंने माँ को फिर से यकीन दिलाया कि मैं अभी ऑफिस से आया हूँ, लेकिन माँ का बर्ताव देखकर सच में मुझे चिंता होने लगी थी। एक तो पहले ही मेरी माँ ने अपनी आंखों की रोशनी खो दी थी और दूसरा मुझे उनकी भूलने की बीमारी से ये डर था कि किसी दिन वो इन सीढ़ियों पर से नीचे ना गिर जाए
मेरी परेशानी देखकर मेरी पत्नी भी परेशान हो गई और फिर वो मेरी माँ को उनके कमरे में छोड़ने चली गई और उनसे कहने लगी कि माँ जी, मैं तो आपको कमरे में बैठाकर नहाने के लिए गई थी, फिर आप ऊपर किस तरह पहुँच गई? मुझे ये नहीं समझ में आता। कविता मेरी माँ से ऐसा कह रही थी, इसका मतलब कि कविता को पता नहीं था। मेरी माँ कविता से कहने लगी कि ये नीलेश ही मुझे अपने साथ छत पर ले गया था। मेरी माँ को न जाने क्या क्या नजर आ रहा था। कविता उन्हें उनके रूम में छोड़कर फिर से मेरे पास आकर बोली, देख लिया तुमने अपनी माँ की हरकत। भगवान न करे अगर वो छत पर से गिर गई होती तो मेरे ऊपर इल्जाम आता कि मैंने उनका ध्यान नहीं रखा। मैं कविता की बात सुनकर सोच में पड़ गया कि मैं अपनी माँ की इस बीमारी का इलाज कैसे कराऊं। मैंने बहुत सारे डॉक्टरों को भी दिखाया था, लेकिन वो सारे यही कहते थे कि ऐसा उम्र की वजह से होता है। मेरी पत्नी ने कहा कि तुम ज्यादा मत सोचो, तुम्हारी माँ को कुछ भी नजर तो आता नहीं है और अब उम्र के साथ साथ उन्हें भूलने की बीमारी भी होती जा रही है, इसलिए वो ऐसा करती हैं। कविता की बात सच थी। मैंने अपनी माँ को खाना खिलाया और दवाई देकर सुला दिया। मैं यही कश्मकश में था कि मेरी माँ अचानक उठी और मुझसे कहने लगी कि बेटा मुझे दवाई दे दे। मैंने सुबह से दवाई नहीं ली है। मैंने बस खामोशी से एक गहरी सांस ली और खड़ा हो गया। मेरी पत्नी की बात सच थी कि मेरी माँ को भूलने की बीमारी हो गई है, नहीं तो दवा तो मैंने उन्हें अपने हाथों से दी थी। थोड़ी देर बाद जब मैं माँ के कमरे में से बाहर निकलने वाला था तब मेरी नज़र एक चीज़ पर पड़ी। मैं हैरत से पलंग पर से उठा और ड्रेसिंग टेबल के पास गया, जिसके कांच में से मेरा मनपसंद परफ्यूम दिखाई दे रहा था। मुझे एक ही तरह की खुशबू लगाने की आदत थी। मेरे पास ऐसे बहुत सारे परफ्यूम थे, लेकिन वो यहाँ माँ के कमरे में कैसे आया था? मैंने उसे उठाया और अपने कमरे में आ गया। 3 दिन ऐसे ही बीत गए और चौथे दिन मेरा काम जल्दी खत्म हो गया और मैं खुशी खुशी ऑफिस से जल्दी घर आने को निकल गया। हम कभी कभार ही बाहर जाते थे। कविता एक बहुत अच्छी पत्नी साबित हुई थी। उसने आज तक मुझसे कभी शिकायत भी नहीं की थी कि मैं उसे क्यों कभी बाहर नहीं ले जाता। मैं आते वक्त कविता के लिए गुलाब और गिफ्ट भी ले लिया। अभी मैं घर के अंदर आने ही वाला था कि मुझे घर के अंदर से कुछ आवाज़ें सुनाई दी, जिसे सुनकर मेरे पैर वहीं जम गए। मुझे मेरी माँ का ऐसा बर्ताव बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। वो कविता को बातें सुना रही थी, जबकि कविता चुपचाप उनके सामने गर्दन झुकाए खड़ी थी। जब मैं अंदर आया तो मेरे पैरों की आवाज़ सुनकर मेरी माँ तुरंत चुप हो गई और रोने लगी और रोते रोते कहने लगी कि देख, तेरी पत्नी ने मेरे हाथ जला दिए। देख नीलेश, मैंने सिर्फ इतना ही कहा था कि मुझे भूख लगी है, मुझे कुछ खाने के लिए दे दे, लेकिन उसने मेरे हाथ को गर्म इस्त्री के ऊपर रख दिया। माँ रो रही थी, लेकिन इस वक्त उनकी किसी भी बात का मुझ पर कोई भी असर नहीं हो रहा था। मुझे मेरी माँ से इसकी बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। आधा खाया हुआ खाना उनके पास पड़ा हुआ था और थोड़ा खाना उनके कपड़ों पर अभी भी ढुला हुआ था। यही बात उनके हाथों की, तो वो लाल थे, जले हुए नहीं थे। कविता सिर झुकाए रो रही थी और फिर रोते रोते बोली, देख लिया तुमने नीलेश, मैंने तुम्हारी माँ की हर तरह से सेवा की, वरना कौन सी बहू अपनी अंधी और भुक्कड़ सास की इतनी देखभाल करती है। इस उम्र में इन्हें भगवान को याद करना चाहिए, लेकिन ये तो जानबूझकर तुम्हें मेरे खिलाफ भड़का रही हैं। कविता की बात सुनकर मेरी माँ के चेहरे का रंग उड़ गया और वो घबराई हुई आवाज़ में बात को बदलने लगी, लेकिन मैं कुछ भी सुनने बिना अपने कमरे में आ गया। मेरा सरप्राइज और इतना अच्छा मूड खराब हो गया था। मेरे मन में अब मेरी माँ के लिए भ्रम बढ़ने लगा था। मैं अपनी आंखों से देखी हुई बात को नहीं झुठला सकता था, इसलिए मैंने अपनी माँ की तरफ से कविता से माफ़ी मांगी, जिस पर उसने कहा कोई बात नहीं, वो बड़ी है और उम्र के इस पड़ाव पर ऐसा हो जाता है। उसका इतना बड़ा दिल देखकर मेरे मन में उसके लिए प्रेम और बढ़ने लगा था। लेकिन फिर उसने उदास होकर कहा, नीलेश, मुझे वचन दो कि कभी भी माँ की बातों में आकर तुम मुझसे नाराज़ नहीं होगे। मैं कविता से बहुत ज़्यादा प्रेम करता था, तो ये कैसे मुमकिन था कि मैं किसी की भी बातों में आकर उससे दूर हो जाऊं। मैंने उसे भरोसा दिलाया कि ऐसा कभी नहीं होगा। मैं अब माँ से बहुत कम बात करता था। सुबह बाहर जाने से पहले मैं उनसे मिलकर चला जाता था, रात को आकर उनसे थोड़ी बात करके सो जाता था, लेकिन उनका बर्ताव अभी भी वैसे ही था, जो मुझे बार बार सोचने पर मजबूर करता था। एक बार जब शाम को मैं काम पर से घर वापस आया तो मेरी माँ मुझे घर पर मौजूद देखकर बोली, बेटा तू इतनी जल्दी मुंबई से वापस भी आ गया,
अपनी माँ की बात सुनकर मैं चौंक गया और हंसकर बोला कि आज फिर तूने सपना देख लिया। मेरे सवाल पर वो चुप हो गई और फिर कुछ सोचकर बोली, नहीं बेटा, ये कोई सपना नहीं था। तू मेरे पास बैठकर कविता से बात कर रहा था कि तू आज रात मुंबई जा रहा है और जब वापस आएगा तब थोड़े दिनों के लिए कविता को घुमाने ले जाएगा। माँ की इतनी लंबी बात से मैं सोच में पड़ गया कि ये सपना था या हकीकत। मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा था। मैं मर्जी ना होते हुए भी माँ के करीब जाकर बैठ गया और हंसकर पूछा कि और क्या क्या कहा था मैंने। माँ धीरे धीरे हंसी और कहा, ताने मत मार बेटा, जा जाकर आराम कर। मैं जानती हूँ कि तुम मुझ पर विश्वास नहीं करोगे, लेकिन मेरा मजाक मत उड़ाओ। आखिरकार मैं तुम्हारी माँ हूँ। माँ के वो तीखे शब्द मेरे दिल में तीर की तरह चुभे। मैं कुछ कहना चाहता था लेकिन मेरे शब्द मेरे मुंह में ही रह गए और मैं कुछ बोले बिना अपने कमरे में चला गया। मेरे मन में सैकड़ों सवाल जन्म लेने लगे। मैं अभी तक कहानी को एक ही तरफ से देख रहा था। मुझे उस कहानी को दूसरी तरफ से भी उजागर करना चाहिए था। मैं अभी इसी ख्याल में खोया हुआ था कि एक इंसान को रोज एक जैसा सपना कैसे आ सकता है। कोई गड़बड़ तो जरूर थी। मेरी माँ मेरी शादी से पहले तो ऐसी अजीब बातें नहीं करती थी। मेरा दिमाग इस वक्त जैसे इसी बात पर रुक गया था। अगले 3 दिन ऐसे ही बीत गए। चौथे दिन जब मैं काम के लिए घर से निकला तब कुछ चोरों ने मुझ पर हमला कर दिया और वो बंदूक दिखाकर मेरे पास से पैसे और मोबाइल छीन ले गए थे। मेरा दिल बुरी तरह से छलनी हो गया था। मैं बहुत उदास था और शाम को घर आया तब माँ सामने चारपाई पर सो रही थी। वो मेरे पैरों की आहट सुनकर उठ गई और बोली, कौन आया है? नीलेश, ये तू ही है ना? बेटा तू वापस क्यों आ गया? माँ के सवाल ने इस बार मेरा दिमाग खराब कर दिया था। मेरा दिल पहले से ही अपने नुकसान पर उदास था। ऊपर से माँ के इन सवाल ने मुझे बहुत गुस्सा दिला दिया। मैंने टेबल पर रखी हुई सारी चीजों को जमीन पर फेंक दिया और अपने बालों को मुट्ठी में पकड़कर मैं अपनी माँ के सामने हाथ जोड़कर कहने लगा, भगवान के लिए अब चुप हो जाओ। तुम्हारे इन सवालों से मैं परेशान हो गया हूँ। तुम पूरी तरह से पागल हो चुकी हो। हर बार तुम्हें हर जगह मैं ही दिखाई देता हूँ। तुम्हारे ऐसे बेकार सवालों ने मेरी जिंदगी जहन्नुम कर दी है। बस उस वक्त मेरे मुंह में जो आया मैं वो बोलता रहा। माँ बस एक जगह बैठकर देखती रह गई। इतने में ही कविता वहाँ आ गई और मुझे इतने गुस्से में देखकर कहने लगी कि तुम क्यों इतनी ऊंची आवाज में माँ जी से बात कर रहे हो? तुम जानते तो हो वो बूढ़ी हो गई हैं। उनकी क्या गलती है? मैंने कहा कि मैं उनके बेकार सवालों से परेशान हो गया हूँ तो कविता मुझे अपने कमरे में ले आई। इस तरह से चिल्लाने से मेरी सांस बुरी तरह से घुट रही थी। बात जैसे तैसे करके पूरी हो गई। दूसरे दिन मैं घर में आया तब इस बार मेरी माँ ने मुझे देखकर कुछ नहीं कहा। शायद मेरे कल के बर्ताव को याद करके वो खामोश हो गई थी। मैंने पहली बार अपनी माँ से इतनी ऊंची आवाज में बात की थी। जब मुझे मेरी इस भूल का एहसास हुआ तो मैं उनसे माफी मांगने लगा। उन्होंने अपनी साड़ी के पल्लू से अपनी आंखों में आए हुए आंसुओं को साफ किया और फिर कहने लगी, कोई बात नहीं, तुझे अपनी भूल का एहसास हो गया, ये अच्छी बात है। मेरे दिल को एक अजीब बेचैनी ने जकड़ लिया था। मैंने आजू बाजू देखा, मेरी पत्नी कहाँ थी? किचन भी खाली था। मैंने उसे कई बार आवाज लगाई लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। मुझे बड़ा अजीब लगा। इतने में मेरी माँ दीवार का टेका लेकर मेरे कमरे तक पहुंची और बोली, बेटा कविता तो अपने मायके गई है, भूल गया क्या? थोड़ी देर पहले ही तो तू उसे लेने आया था। माँ के वो शब्द किसी बॉम्ब की तरह मेरे ऊपर पड़े थे। मैं घर में पड़े हुए दूसरे मोबाइल से कविता को फोन किया, जिसे थोड़ी देर बाद कविता ने उठाया। जब मैंने उससे मायके में जाने की वजह पूछी तो उसने बताया कि उसकी माँ की तबीयत बहुत खराब हो गई थी, इसलिए मैं फौरन अपने मायके चली गई। अब मैं 3-4 दिन यहीं रुकूंगी। उसके रहने से मुझे कोई तकलीफ नहीं थी, पर मेरी माँ की कुछ बातें मेरे दिमाग में घूम रही थी। थोड़े दिन पहले उन्होंने जो कहा था वो आज सच हुआ। क्या ये एक संजोग था या इसमें कोई सच्चाई भी थी? मैं समझ नहीं पाया। मेरा मन शंका से भर गया था। मैंने दूसरा कुछ भी सोचना बंद कर दिया और चुपचाप अपने बिस्तर पर सो गया, ये सोचे बिना कि मैं बाहर से खाना खाकर आया था लेकिन मेरी माँ अभी तक भूखी थी। ऐसे ही 2-3 दिन बीत गए। आज कविता को अपने मायके से वापस आना था।
मैं खुश था, लेकिन एक बात से अनजान था कि आज का दिन मेरी ज़िंदगी का सबसे ख़राब दिन साबित होने वाला था। मैं आज काम पर से जल्दी छुट्टी लेकर घर आ रहा था। अभी मेरी गाड़ी घर से थोड़ी दूर थी कि तब मेरी पत्नी कविता किसी लड़के के साथ गाड़ी में से नीचे उतरी और अब वो दोनों घर के अंदर जा रहे थे। मेरे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था। ये लड़का ना तो उसका भाई था और ना ही कोई रिश्तेदार। मैंने बहुत मुश्किल से खुद पर काबू रखकर चुपचाप आधे खुले हुए दरवाजे में से घर के अंदर का नज़ारा देखा। मेरी माँ किसी से बात कर रही थी और वो इंसान बिल्कुल मेरी आवाज़ में माँ के साथ बात कर रहा था। मैं स्तब्ध रहकर वहीं चुपचाप खड़ा होकर सब सुन रहा था। मेरी माँ उससे पानी मांग रही थी। वो जैसे बेहोशी की हालत में पड़ी हुई थी। तभी कविता पानी से भरा हुआ गिलास धार बनाकर मेरी माँ की आंखों में डालने लगी और फिर गुस्से होकर बोली, पता नहीं कब मरेगी ये बुढ़िया। अच्छा है कि अंधी है, वरना सारा राज खोल दिया होता मेरा। मेरी पत्नी की इस बात पर वो आदमी हंसने लगा था। मेरा दिल जैसे धड़कना ही भूल गया था। मेरी पत्नी उस पराये आदमी के हाथों में हाथ डालकर खड़े खड़े हंस रही थी। मेरे मन में तूफान चल रहा था। मेरी पत्नी मुझे इतना बड़ा धोखा कैसे दे सकती थी? मैंने ऐसा सपने में भी नहीं सोचा था। मैं तुरंत ही आगे बढ़ा और घर में जाकर उस आदमी को पकड़कर मारने लगा। कविता मुझे वहां देखकर डर के मारे पीछे हट गई, जबकि मेरी माँ बेहोश हालत में मेरी आवाज़ सुनकर रोने लगी। मैंने उस आदमी को मार कर वहीं नीचे गिरा दिया और फिर कविता की तरफ बढ़ा, जो एक कोने में डर कर खड़ी थी। मेरी आंखों में दुख और गुस्से से आंसू आ गए थे। मुझे वहां से दगा मिला था जहां से मुझे उम्मीद भी नहीं थी। वो डर के मेरे पैरों में गिरकर माफ़ी मांगने लगी। वो रोते रोते कहने लगी, मुझे माफ़ कर दो, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। ये लड़का मुझे फंसा रहा था, मैं तो सिर्फ तुमसे प्रेम करती हूँ। वो ऐसी बातें अभी कर ही रही थी कि वो लड़का तुरंत बोला, झूठी लड़की, ना अपने पति की वफादार रही, ना मेरे प्रेम का आदर किया। कह क्यों नहीं देती कि तू शादी से पहले से ही मुझे पसंद करती थी और मैं रोज़ तुमसे मिलने आता था। इतनी आसानी से सारा दोष मुझ पर डालकर खुद अच्छी बन रही है। उस लड़के के अभी ज़्यादा बातें मैंने सुनी होती तो शायद मैं बेहोश हो जाता। मैं उसकी तरफ आगे बढ़ता उससे पहले ही वो खुद को छुड़ाकर वहाँ से भाग गया था। डर से लाल चेहरे के साथ कविता मेरी तरफ देख कर रो रही थी। मैं एक ही पल में उससे नफरत करने लगा था। मैं ना चाहते हुए भी अपने आंसुओं को रोक नहीं पाया। वो कभी मेरी माँ के पैर पड़ रही थी तो कभी मेरे पैरों में गिरकर विनती कर रही थी। इसकी वजह से मैंने अपनी माँ का विश्वास नहीं किया था। मैंने उसे कांपते हुए होठों से के साथ सिर्फ इतना ही कहा कि तू अब इस लायक नहीं रही कि अब मैं तुझे थप्पड़ मारकर अपने हाथ गंदे करूं। तूने मेरे साथ बेवफाई करी है, मेरी माँ पर जुल्म किया है और मुझे उनके खिलाफ किया है। मैंने अपनी पत्नी को उसी वक्त घर से बाहर निकाल दिया, फिर रोते रोते वापस आया और अपनी माँ को पानी पिलाया और फिर उनके पैरों में पड़कर कितनी देर तक रोता रहा। मैंने उनकी बात पर यकीन नहीं किया था, जबकि वो हर बार मुझसे सच बोलती रही। माँ ने मुझे अपने पास बैठाया और मेरे आंसू साफ करके कहा, बेटा, मैं तुम्हारा घर बचाने के लिए कितने दिनों से चुप रहती थी। तेरी पत्नी ना मुझे वक्त पर खाना देती थी और ना ही दवा देती थी। पता नहीं वो मुझे कौन सी गोली ज़बरदस्ती खिलाया करती थी, जिसे खाकर मुझे लगता था कि मेरा सिर हवा में उड़ रहा है और मैं वाहियात बातें करने लगती थी। लेकिन वो बातें सच थीं। वो मुझे कहती थी कि कविता मुझे सारा दिन भूखी रखती है, पर हाँ, तेरे आने से पहले वो मेरे आगे खाना लाकर रख दिया करती थी, जिससे तुम्हें शक न हो। वो आदमी आवाज़ निकालने में माहिर था, इसलिए मेरी आवाज़ मेरी माँ के सामने निकाल कर उनके साथ बातें करता था। मेरी पत्नी के साथ उसने हर तरह के संबंध बना लिए थे। मेरी पत्नी मेरी माँ को ज़बरदस्ती नींद की गोलियाँ देती थी। मेरी माँ का हाथ भी उसने जलाया था। मेरी माँ रो रो कर हर एक बात मुझे बता रही थी। उसके बाद कहने लगी, जानते हो बेटा, मुझे तकलीफ उसके बर्ताव से नहीं बल्कि तुम्हारी बातों से होती थी। वो तो पराई थी, लेकिन तुम तो मेरे बेटे थे, फिर भी तुम मेरा दिल दुखाते रहे। माँ के आराम से बोले हुए शब्दों ने मेरे दिल में बहुत गहरा जख्म किया था। मैं जोर जोर से रोने लगा और उनसे माफ़ी मांगने लगा। उन्होंने मुझे फिर से गले से लगा लिया। थोड़े दिनों में मैंने कविता को डिवोर्स देकर उसके साथ अपने तमाम रिश्ते तोड़ दिए।
और मेरी माँ की देखभाल करने के लिए एक नर्स को रख लिया। कविता से जुदा हुए मुझे बहुत साल बीत गए थे। माँ का कहना है कि मुझे दूसरी शादी कर लेनी चाहिए, लेकिन मेरा दिल किसी भी तरह से मानता नहीं। मैं नहीं चाहता कि एक बार फिर से मेरा भरोसा टूटे। दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, और ऐसी नई नई कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।